नमस्कार, गुड इवनिंग। गजादर सिंह एजुकेशनल कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम मैथ्स की क्लास में बात करने वाले हैं दशमलव, अपवर्तक और कॉमन फैक्टर की। कल हमने इस चैप्टर को शुरू किया था और इस चैप्टर में हमने दशमलव के बारे में थोड़ा सा समझ लिया था। यहाँ पे अगर दशमलव की बात की जाए तो आपको बताया गया था कि किसी भी पूर्ण संख्या के बाद जो पॉइंट आता है और पॉइंट के बाद लिखी गई जो संख्या होती है उसे हम दशमलव के बाद लिखी हुई संख्या कहते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए, हमने लिख दिया 246.31, तो ये पॉइंट क्या हो गया आपका, यही आपका दशमलव कहलाता है। ठीक है, आज की क्लास में हम दशमलव के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे और कॉमन फैक्टर को पढ़ेंगे। मैं जैसा देख पा रहा हूँ कि आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट क्लास नहीं कर रहे हैं। आप क्लास नहीं कर रहे हैं, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। हमने शुरू में ही सारी ब्रीफिंग आपको दी हुई है। क्लास न करने से एक तो आपके रिटन में मार्क्स कम हो जाएंगे। जो भी आपका पेपर होगा उसमें मार्क्स कम होंगे। हो सकता है कि किसी सब्जेक्ट में बैक भी लग जाए आपकी, क्योंकि क्लास ये ऐसे ही नहीं कराई जा रही है। इस क्लास को कराने का मेन उद्देश्य ये है कि पिछले सालों में देखा गया है कि कई स्टूडेंट की मैथ्स में, साइंस में, सीडीपी वगैरह में बैक लग जाती है, और जिन स्टूडेंट की बैक लगती है उनको बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। क्योंकि मान लीजिए आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम बैक हो गया, बैक लग गया आपका, और इधर आपका वैकेंसी आ गया टीचर का। बाकी बच्चे अपना कोर्स पूरा करके अपना वैकेंसी में फॉर्म भर रहे होंगे और आप अपना बैक पेपर दे रहे होंगे, उसी में आप घूम रहे होंगे। तो आपने एडमिशन लिया, इसलिए इसको जिम्मेदारी के साथ थोड़ा सा काम करते रहिए साथ में, वरना यहाँ पे डबल घाटा आपका होगा। एक तो आपकी सब्जेक्ट में बैक लगेगी, और जिस स्टूडेंट की सब्जेक्ट में बैक लगती है उसका कॉलेज की तरफ से जो इंटरनल मार्क्स होता है ना, वो भी घटा दिया जाता है जानबूझ के। क्योंकि जब बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता तो कॉलेज भी उसको क्यों सपोर्ट करेगा। जैसे ही उसका बैक लगेगा, मुझे लगेगा कि वो नहीं पढ़ रहा है, उसके मार्क्स कम है, वैसे ही कॉलेज की तरफ से जो इंटरनल मार्क्स होते हैं उनमें भी कमी करनी पड़ती है। क्योंकि स्टूडेंट जब कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा तो कॉलेज भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा। इस बात को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए आप। और आज का क्लास हम लोग शुरू कर लेते हैं। जो बच्चे रेगुलर क्लास कर रहे हैं, चलिए हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, यहाँ पे डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न की बात की जा रही है। दशमलव भिन्न, तो दशमलव भिन्न को पहले तो भिन्न को थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। फ्रैक्शन की अगर बात की जाए, पॉइंट की अगर बात की जाए, तो जैसा कि हमने आपको बताया, कल हमने फ्रैक्शन का जोड़, ऐड हमने सीख लिया था। जोड़ना, कैसे हम जोड़ेंगे फ्रैक्शन को। हमने कल फ्रैक्शन को घटाना सीख लिया था। हमने कल फ्रैक्शन का भाग करना सीख लिया था, और हमने कल फ्रैक्शन का गुणा यानी मल्टीप्लाई करना सीख लिया था। इतने पॉइंट हमने कल कवर किए थे। और आज अगर बात की जाए तो इसी के आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं, और इसमें जो आपका पहला पॉइंट है वो है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, वह साधारण भिन्न जिसका हर 10 या 10 की कोई घात हो, दशमलव भिन्न कहलाता है। पहले तो भिन्न क्या कहलाता है वो आप समझ चुके हैं, फ्रैक्शन क्या कहलाता है, और दशमलव भिन्न क्या कहलाता है, इसका क्या मतलब है, इसको हम समझते हैं। देखिए, दशमलव का मतलब आपने समझा फ्रैक्शन का, भिन्न का भी आपने मतलब समझ लिया था पिछले क्लासों में। अगर कोई संख्या p/q के फॉर्म में लिखी गई है, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, वो भिन्न कहलाती है, फ्रैक्शन कहलाती है वो भिन्न। ये आपकी भिन्न हो गई। अब यहाँ पर कहा गया वह साधारण भिन्न जिसका हर 10 या 10 की कोई घात हो। जैसे कि मान लीजिए हमने लिख दिया 1/10, तो बताइए इसको आप भिन्न बोलेंगे कि नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल इसको हम भिन्न बोलेंगे, इसको हम फ्रैक्शन बोलेंगे। अब यहाँ पे अगर बात की जाए भिन्न की, तो यहाँ पे क्या है, 10 लिखा हुआ है नीचे। हम दूसरी भिन्न का एग्जाम्पल दें जहाँ लिखा हो 1/100। तीसरी एक भिन्न का एग्जाम्पल दें जहाँ पे लिखा हो 3/1000। ऐसी कोई भिन्न हो तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/10। इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/10⁻²। और इसको कैसे लिख सकते हैं, 3/10⁻3। यानी 1/10, 1/10⁻², 3/10⁻3, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। यही बात यहाँ पे लिखी है, वह साधारण भिन्न जिसका हर और अंश आपको पहले ही बताया गया था। ये जो नीचे लिखी गई संख्या होती है ये आपकी हर कहलाती है, और जो ऊपर लिखी गई संख्या होती है आपकी
अंश कहलाती है। ठीक है, तो जिसका हर 10 या 10 की कोई घात हो, तो यहाँ पे या तो 10 है या तो 10 की कोई घात, जैसे 10 की घात 2, 10 की घात 3 है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, दशमलव भिन्न बोलेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल आपके सामने दिया गया है, दशमलव भिन्न का उदाहरण है यहाँ पे 75.23, इसको ज़रा लिख लें, ये एग्जाम्पल जो आपका है 75.23। अब इसको आप देखिएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो आपने कहा इसको हम लिख सकते हैं 75.23 को आप ऐसे लिखेंगे, 75 तो पूरा पूरा हो गया, प्लस 2/10 और प्लस 3/100। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि 2/10 और 3/100 को जब आप ऐड करेंगे तो यही आपका आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इतने को जब आप सॉल्व करेंगे ये वाले पोर्शन को, तो यहाँ पे आपका 0.23 आ जाएगा। इस बात को आप समझ लीजिएगा। जैसे ये वाला एग्जांपल हो गया, अगला देख लीजिए, आपको और समझ में आएगा। 25.625 लिखा हुआ है, तो 25 तो पूरा का पूरा है, ऐसे के ऐसे लिख देंगे 25, प्लस करेंगे, अब 6 जो है वो इकाई के स्थान पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो लिख देंगे 6/10, फिर यहाँ पे जो आपका 2 है ये किसके स्थान पर लिखा हुआ है, दहाई के, दहाई का मतलब सॉरी, ये दहाई था और ये सैकड़ा था, प्लस ये आपका 5 जो है ये 1000 के स्थान पे लिखा हुआ है, तो 5 बच्चे 1000 लिख देंगे। अब बताइए 6/10 प्लस 2/100 की पावर 2 कर सकते हैं, 5/100 की पावर 3 कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, 25 प्लस ऐसे। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, दशमलव भिन्न बोलते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, एक पॉइंट जरा पढ़ लेते हैं। दशमलव बिंदु का स्थानीय मान तालिका के इकाई स्थान से दाहिनी ओर के विस्तार को प्रदर्शित करता है। अब देखिए, दशमलव के दाहिनी ओर के अंक को अलग अलग करके पढ़ा जाता है, चाहे उसमें शून्य भी क्यों ना शामिल हो। जैसे कहने का मतलब क्या है, हमने लिख दिया 25.625। ठीक है, तो यहाँ पे दशमलव के दाहिनी ओर, यानी कि आपका यहाँ पे लगा हुआ डेसिमल और इसके दाहिनी ओर, यही तो हुआ दशमलव के दाहिनी ओर। तो दशमलव के बाईं ओर जो 25 लिखा है इसको तो हम बोलेंगे 25, लेकिन दाहिनी ओर जो लिखा है उसको 25.625 नहीं बोलेंगे हम। ठीक है, 25.625 नहीं, इसके जो भी दाहिनी ओर लिखा है उसको हम पढ़ेंगे 625, ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, 25.625 इसको ऐसे पढ़ा जाएगा। जैसे दूसरा एक लिख दूँ, मान लीजिए हमने एक संख्या लिख दी यहाँ पर 14.74724। अब इसको कैसे पढ़ा जाएगा, 14.724 पढ़ा जाएगा। इसको ऐसे नहीं पढ़ सकते 14.724। ठीक है, पढ़ने का तरीका क्या है, 14.724 ऐसे। चलिए, दशमलव भाग का मान सदैव 1 से कम होता है, ये तो आप जान ही रहे हैं, दशमलव का मान सदैव 1 से कम ही होगा। यानी पॉइंट के पीछे चाहे जितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, उसको टोटल हम अगर देखें तो वो 1 से कम ही होगी। पॉइंट का मतलब ये है कि 1 से कम वाली संख्या। दशमलव भाग के अंत में कितने भी शून्य रखे जाएं उसका कोई मान नहीं बदलता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया 1.3, अब इस 3 के आगे आप चाहे जितना जीरो लगा दीजिए, इस 1.3 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, इसी बात को ये बोल रहा है। दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना, अब इसको देखते हैं। दशमलव संख्या को भिन्न में बदलने के लिए दशमलव भिन्न में से दशमलव को हटा देते हैं और हर लिखते हैं, तथा दशमलव चिन्ह के बाद जितने अंक होते हैं उतना शून्य लिख देते हैं। जैसे देख लीजिए 0.35 हो गया। अब यहाँ पे इसको अगर हम लोग भिन्न में लिखेंगे तो कैसे लिख देंगे, ये 0.35 है तो 35 को एज इट इज लिख देंगे, नीचे लिखेंगे 1। अब देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, 1 और 2, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 जीरो लिख देंगे। ये हो गया आपका दशमलव भिन्न में बदल दिया आपने। अब इसको आप सिंपल करना चाहें तो ये आपका 5 से कट हो जाएगा, 5 7 35 और 20 पंजे 100, ये हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए एक और संख्या लिखी गई है 3.005, इसको आप चेंज करिए
तो 3 तो ऐसे का ऐसे रहेगा, पूर्ण है। इसके बाद जो 005 है उसको हम देखेंगे, तो 005 को हम एज इट इज़ लिख लेंगे यहाँ पर 0.005। अब देखिए पॉइंट के बाद कितना है, 3 है, तो 5 लिखेंगे और 1 लिख के 3 0 लगा देंगे, बस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे और 3 जो पूरा का पूरा था उसको हम वैसे का वैसे यहाँ पे लिख देंगे। ये 3 से ही 5/1000 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 5/1/200 हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट आपके ये दिए गए हैं। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं दिया गया है जो कि आपको समझ में ना आ रहा हो। बहुत ही सिंपल चीज़ें आपको देखने को यहाँ मिल रही हैं। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला दिया गया भिन्न को दशमलव संख्याओं में बदलना। भिन्न को दशमलव संख्या में बदलना, अभी आप सीख रहे थे दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना, और अभी उल्टा कॉन्सेप्ट आ गया है कि कन्वर्जिंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल नंबर्स, इसको हमें करना है। तो यहाँ पे देखिएगा, मान लीजिए कोई भिन्न लिखी है 24/7, इन्होंने खुद ही एग्जाम्पल दिया है, तो इसको दशमलव में बदलना है तो कुछ नहीं करना है, आपको इसको बस कट कर देना है। 7 का भाग 24 में दीजिए, तो 7 × 21, 3 बार पूरा पूरा जाएगा, 3 बच जाएगा, हो जाएगा 30, 7 × 4 = 28, फिर 2 बच जाएगा, हो जाएगा 20, 7 दूनी 14, फिर 6 बच जाएगा, हो जाएगा 7, 7 × 8 = 56, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो 3.428 ऐसे हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 3.428। समझ में आ गया आपको? इसका 1-2 एग्जाम्पल और दे देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे लिख दिया 15/4, इसको आप चेंज करिए। ठीक है, ये भिन्न है, इसको दशमलव में चेंज करिए। तो 4 × 12 बचा 3, हो गया 30, 4 × 7 = 28, बचा 2, हो गया 20, 4 × 5 = 20। ये आपका क्या था? ये आपका था भिन्न। ये क्या था? ये आपका भिन्न था, और इसको आपने किस में बदल दिया? ये क्या है? ये आपका दशमलव है, दशमलव संख्या है ये। ठीक है, तो भिन्न को दशमलव में कैसे बदलेंगे ये आपको समझ में आ गया होगा। भिन्न को दशमलव में बदलने का तरीका क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले पॉइंट पे हम चलते हैं। अगला है अपवर्तक, अपवर्त्य, समावर्तक, समावर्तक तथा समापवर्तक। अब हिंदी में आपको लग रहा होगा क्या लिख दिया है। इंग्लिश में देखिए फैक्टर, मल्टीपल, कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल। बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं ये। ठीक है, फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, कॉमन फैक्टर क्या होता है, कॉमन मल्टीपल क्या होता है। तो इसको ज़रा पहले एक छोटे से एग्जांपल से हम समझ लें, फिर इसकी थ्योरी को हम समझेंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया 16। अब बताइए 16 में 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। अब ये क्या है? ये इसके फैक्टर हैं कि नहीं है? बिल्कुल हैं। और 4 का 4 में अगर गुणा करें तो मल्टीपल होकर 16 भी आ जाएगा। तो फैक्टर का मतलब क्या हुआ? जो संख्या है उसको कितना भाग तक तोड़ा जा सकता है, वही उसके फैक्टर होते हैं। जैसे 16 को 2 × 2 × 2 × 2 लिखा जा सकता है। इससे और भी छोटे टुकड़े में तोड़ा जा सकता है? नहीं, ये सबसे छोटे टुकड़े हैं, इससे छोटे टुकड़े में इसको नहीं तोड़ा जा सकता। इसी को हम फैक्टर बोलते हैं। फैक्टर का मतलब होता है किसी संख्या को उसके छोटे से छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। जैसे यहाँ पे लिखा है अपवर्तक, विभाजक, फैक्टर और डिवीज़न। फैक्टर, फैक्टर मतलब यही जो यहाँ पे लिखा हुआ, यही फैक्टर है इसके। तो देखते हैं, दो संख्याएं किसी संख्या की अपवर्तक हैं यदि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल संख्या स्वयं है। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया यहाँ पर 15, तो दो संख्याएं 5 × 3 हो जाएंगी। अब 5 × 3 का मल्टीपल करिए तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15। तो ये दोनों संख्याएं क्या हो गई? ये फैक्टर हो गई। किसकी? 15 की। क्योंकि इन दोनों का अगर मल्टीपल आप कर रहे हैं तो कितना आ जा रहा है? 15 आ जा रहा है। ये लिखा गया है। अतः कोई संख्या जिन संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर देती है वह उसका अपवर्तक कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको याद रखिएगा। यदि p और q दो पूर्णांक हैं और दोनों किसी संख्या के अपवर्तक हैं तो देखिए p × q बराबर संख्या, जैसे यहाँ पे लिखा है, ये आपका मान लीजिए p है और ये आपका मान लीजिए q है। तो p × q बराबर क्या आ जाएगा? ये संख्या आ जाएगा। यदि p और q पूर्णांक है और दोनों किसी संख्या का अपवर्तक है तो p × q बराबर संख्या, जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल आप देख लीजिए।
जैसे यहाँ पे लिखा गया एग्जाम्पल है 7 संख्या 56 का अपवर्तक है, या 56 को 7 से विभाजित किया जा सकता है। कहने का मतलब क्या है कि 56 का अपवर्तक 7 है कि नहीं है, बताइए 56 का अपवर्तक 7 है कि नहीं। तो आप कहेंगे बिल्कुल है अपवर्तक 7, क्योंकि 7 8 56 होता है। तो यहाँ पर अगर 56 को हम तोड़ करके लिखेंगे तो 56 को कैसे लिख सकते हैं, 7 × 8। तो इसीलिए 7 क्या हो गया, 7 इसका अपवर्तक होएगा। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अपवर्तक तथा अपवर्त्य एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, यानी कि दोनों एक ही बात है। इनको संक्षिप्त रूप से निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। चलिए देखिए, 1 × 6 = 6, तो 1 और 6 के अपवर्तक हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे हमने 6 लिखा तो 6 का फैक्टर करिए, तो हमने किया 6 × 1, ये कर दिया कि नहीं कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया कि 6 के अपवर्तक क्या हो गए, 6 भी हो गया, 1 भी हो गया। अब यहाँ पे हमने फिर 6 लिख दिया और 2 × 3 लिख दिया। अब आप बताइए क्या 2 और 3 इसके अपवर्तक हैं 6 के? बिल्कुल है अपवर्तक, क्योंकि 2 से भी भाग जाएगा 6 में और 3 से भी जाएगा। फिर हमने लिख दिया मान लीजिए 12, तो 12 में ज़रा बताइएगा 4 × 3 आप लिख सकते हैं 12 को? बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 का भी भाग 12 में जाएगा, 3 का भी जाएगा, इसीलिए 4 और 3 क्या हो गए, ये 12 के अपवर्तक हो गए। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ कुछ एक टेबल इन्होंने बना दिया है, संख्याओं का अपवर्तक, फैक्टर ऑफ नंबर्स। जैसे 2 का कौन कौन सा फैक्टर हो सकता है, तो 2 का 1 और 2 हो सकता है, 3 का 1 और 3, मतलब 2 में 1 से भी भाग जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 में 1 से भी भाग जाएगा, 3 से भी जाएगा। 4 का क्या क्या फैक्टर होगा, तो 4 में 1 से भाग जाएगा, 2 से जाएगा, खुद 4 से जाएगा, 4 के 3 फैक्टर हो जाएंगे। 6, तो 6 में 1 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा, 6 का भाग जाएगा, यानी कि यहाँ पर 6 के 4 फैक्टर हो गए। फिर यहाँ पे 8, तो 8 में 1 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 4 का भाग जाएगा, 8 का भाग जाएगा, तो ये 8 के फैक्टर हो गए। यानी कि किसी संख्या में जिन जिन संख्याओं से भाग दिया जा सकता है वो उसके फैक्टर कहलाते हैं। अगर डायरेक्ट यहाँ पर देखा जाए तो आप क्या कह सकते हैं कि किसी संख्या में जिन जिन संख्याओं का भाग दिया जा सकता है वो उसके फैक्टर कहलाते हैं। जैसे कि पूरा एग्जांपल आपके दिए गए हैं और यहाँ पे देख लीजिए। जैसे हम एक और उठा लेते हैं, मान लीजिए हमने 15 ले लिया, यहाँ पे 15। अब 15 को देखिए, 15 में 1 का भी भाग जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 5 का भी जा रहा है, 15 का भी जा रहा है। तो 15 के फैक्टर क्या क्या है, 1, 3, 5 और 15, ये 15 के फैक्टर हैं। ठीक है, अब फैक्टर से संबंधित कुछ कंडीशंस यहाँ पर दिए गए हैं, टर्म कुछ दिए गए हैं। जैसे पहला, संख्या एक प्रत्येक संख्या का अपवर्तक है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी संख्या हो, कोई भी पूर्णांक संख्या हो, कोई भी संख्या हो, जैसे मान लीजिए चाहे 6 हो, तो 6 में 1 से भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। हमने लिख दिया 9, 9 में 1 से भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। हमने लिख दिया 15, 15 में 1 से भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। हमने लिख दिया 29, 29 में 1 से भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। हमने लिख दिया 35, 35 में 1 से भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि संख्या एक प्रत्येक संख्या का अपवर्तक है, क्योंकि 1 से सभी संख्याओं में भाग चला जाता है। प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्तक होती है अपना। जैसे 6 में 6 से भाग चला जाएगा, 9 में 9 से भाग चला जाएगा, 15 में 15 से, 29 में 29 से, 35 में 35 से। तो प्रत्येक संख्या अपना भी अपवर्तक होती है, क्योंकि उस संख्या का स्वयं में भाग पूरा पूरा चला जाता है। अगला देखिए, अपवर्तक संख्या जिसकी अपवर्तक होती है उसे पूर्ण रूप से विभाजित करती है। जैसे हमने कहा 15, अब 15 का अपवर्तक है 3। अगर 15 का अपवर्तक 3 है तो 3 15 को क्या करेगा, पूर्ण रूप से विभाजित करेगा। ये कहने का मतलब है, अगर 15 का अपवर्तक 3 है तो 3 15 को क्या करेगा, पूरी तरह से विभाजित करेगा। किसी संख्या का अपवर्तक संख्या से छोटा तथा बराबर होता है। यानी कि जैसे हमने 15 लिखा तो इसका अपवर्तक या तो 15 से छोटा होगा। जैसे 3, 5 इसके अपवर्तक हमने लिख दिए, 3 लिख दिए, 5 लिख दिए, क्योंकि 3 से भी भाग जाएगा, 5 से भी जाएगा। तो 3 और 5 15 से छोटे हैं कि नहीं है? या तो संख्या छोटा होगा या संख्या के बराबर होगा। यानी 3 से भी 15 में भाग जा रहा है, 5 से भी और 15 से भी। तो 3, 5 15 से छोटे और 15 15 के बराबर है। ठीक है, यही इसका मतलब है। अब लिखा है अपवर्त यानी गुणज, मल्टीपल। मल्टीपल अभी हम फैक्टर समझ रहे थे, फैक्टर को आपने समझा और आपने देखा फैक्टर में क्या था कॉन्सेप्ट। फैक्टर का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट था कि भाई किसी भी संख्या के ऐसे सभी गुणनखंड जिनसे उस संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाए, वही फैक्टर कहलाते हैं। ऐसे गुणनखंड, ऐसे भाग
जिनसे उस संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाए वही उसके गुणनखंड कहलाते हैं, फैक्टर कहलाते हैं। अब मल्टीपल देख लीजिए, तो किसी पूर्णांक को किसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त परिणाम उसका अपवर्त होता है। जैसे 15 3 तथा 5 का अपवर्त है। जैसे 3 और 5 को अगर गुणा करें तो कितना आएगा? 15 आएगा। तो यहाँ पर 15 क्या है? 15 आपका गुणज है, अपवर्त है। 15 आपका अपवर्त है, गुणज है। और 3 और 5 क्या है? यही तो फैक्टर है। 3 और 5 क्या है? फैक्टर। अभी हमने फैक्टर को समझा था, यानी कि दो फैक्टर का गुणा करने पर जो संख्या आएगी वही गुणज कहलाएगी। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। 3 तथा 5 15 के गुणज हैं। क्या है? 15 के गुणज हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगर देखा जाए अगले पॉइंट को, किसी संख्या के गुणज अनंत होते हैं। प्रत्येक संख्या स्वयं तथा एक का गुणज होती है। जैसे मान लीजिए 16 है, तो 16 के क्या क्या गुणज हो सकते हैं? तो हम 16 को लिख सकते हैं 1 × 16, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसके अलावा हम यहाँ पे 16 को लिख सकते हैं 2 × 8, हम यहाँ पे 16 को लिख सकते हैं 4 × 4, हम यहाँ पे 16 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसके ये गुणज हो जाएंगे। ये 1 × 16, 2 × 8, 4 × 4 और 2 का 4 बार गुणा करो, ये इसके गुणज होंगे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 16 के अपवर्त क्या क्या होंगे? 1 to 8 ही सब होंगे। अब एग्जाम्पल यहाँ पे एक दिया गया, उदाहरण 23 नंबर देखिएगा। 15 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। 15 के अभाज्य गुणनखंड, तो गुणनखंड फैक्टर लिखते हैं ज़रा 15। अब 15 का फैक्टर लिखने के लिए हम कर देते हैं 3 × 5। ठीक है, क्योंकि 15 में या तो 3 से भाग जाएगा, या तो 5 से भाग जाएगा, या तो खुद 15 से भाग जाएगा। बताइए क्या कोई ऐसी संख्या आपके दिमाग में है, कोई ऐसा अंक आपके दिमाग में है 3 और 5 के अलावा जिससे कि 15 में भाग चला जाए? अगर आपके दिमाग में है तो कमेंट करके बताइएगा। केवल 3 और 5 ही ऐसे अंक हैं जिनसे 15 पूरा पूरा कट जाएगा। लिखा गया 8 के प्रथम 5 अपवर्त गुणज लिखिए। 8 के 5 अपवर्त गुणज, तो 8 का गुणज क्या होगा? हमने लिख दिया 8 × 1, तो 8 का पहला गुणज हो गया 8, 8 × 2, 8 का दूसरा गुणज हो गया 16, 8 × 3, इसका तीसरा गुणज हो गया 24, 8 × 4, इसका हो गया 32, 8 × 5, ये हो गया 40। ठीक है, तो 8 के प्रथम 5 गुणज या अपवर्त क्या हो गए? 8, 16, 24, 32, 40। अब बताया 3 के गुणज बताइए, ये है। ठीक है, गुणज मतलब गुणा करने पे आगे क्या क्या आएगा? तो 3 का 1 में गुणा करेंगे, 3 का 1 में करेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 का 2 में करेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 का 3 में करेंगे तो 9 आ जाएगी, चलता चला जाएगा। जैसे 3 के गुणज क्या हो जाएंगे? 3, 6, 9 ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, जैसे 3 का गुणज 9 है, यहाँ 3 × 3 9, 3 का गुणज 6 है, 3 × 2 बराबर 6। 6 के गुणज ज्ञात करो। अब 6, तो 6 के गुणज ज्ञात करने के लिए 6 × 1 = 6, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12 हो गया, 6 मल्टीप्लाई बाई 3 18 हो गया, 6 मल्टीप्लाई बाई 4 24 हो गया। तो यही क्या हो गई? ये आपके हो गए यहाँ पर गुणज, 6 के गुणज हैं ये। ठीक है, 6 के गुणज हैं ये। अब 6 के गुणज ये हैं, अगर ये तो 6 के गुणज हैं। अब 6 के अगर फैक्टर देखे जाएं तो 6 के फैक्टर क्या होंगे? 2 × 3, ये 6 के फैक्टर हैं। छः के गुणज हैं 6, 12, 18, 14, 6 के फैक्टर है 2 × 3। ठीक है, इसको याद रखेंगे। संख्याओं के अपवर्त गुणज, जैसे 1 का तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी 1 में 2 का गुणा करो, 3 का गुणा करो, 4 गुणा करो, 5। ये आपको समझ में आ गया होगा, ऊपर हमने अभी समझाया आपको। जैसे एक एग्जाम्पल इसमें ले लेते हैं, मान लीजिए 15 का ले लेते हैं। तो 15 का गुणज लिखिए, 15 × 1 बराबर 15 पहला गुणज, 15 × 2 बराबर 30 दूसरा गुणज, 15 × 3 बराबर 45 तीसरा गुणज, 15 × 4 बराबर 60 चौथा गुणज,
और 15 × 5 बराबर 75, 5वां गुणज, ये ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, ऐसे चलता चला जाएगा, यही यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए। अब आया यहाँ पर कॉमन फैक्टर, समापवर्त। समापवर्तक क्या होते हैं, कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, इसको ज़रा समझिए। वे गुणनखंड जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं में उभयनिष्ठ होते हैं, उन संख्याओं के कॉमन फैक्टर यानी समापवर्तक कहलाते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 6 और ले लेते हैं 8 को। ठीक है, तो 6 का क्या हो जाएगा 2 × 3 और 8 का क्या हो जाएगा 2 × 4। तो यहाँ पे ज़रा बताइएगा, यहाँ पे क्या है 2 कॉमन है कि नहीं है 2, तो 2 यहाँ पर कॉमन है, इसी को हम बोलेंगे समापवर्तक, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या हुआ 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 2 को क्या बोलेंगे हम, कॉमन फैक्टर बोलेंगे। अब इसने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं, ज़रा इनको देख लीजिए। जैसे 18 दिया है, तो 18 में 1 का भाग जाएगा 18, 18 में 2 का भाग जाएगा 3 का, 6 का, 9 का, 18 का, ये 18 के क्या हो गए, आपके फैक्टर हो गए। फिर यहाँ पर देखिए 48 में 1 2 3 4 6 8 12, ये सबसे 48 भाग जाएगा, ये 48 के फैक्टर हो गए, ये 72 के हो गए। अब यहाँ पे देखिए कॉमन कौन कौन सा है, तो 1 जो है इसमें कॉमन है, कॉमन फैक्टर हो गया। 2 भी इसमें कॉमन है, ये भी कॉमन फैक्टर हो गया। 3 भी इसमें कॉमन है, ये भी कॉमन हो गया। अब यहाँ पे 4 इन 2 में ही कॉमन है, तो ये 48 और 72 में कॉमन हुआ। 6 इन 2 में ही कॉमन है, तो ये 48 72 में कॉमन हुआ। 8 इन 2 में ही कॉमन है, तो ये भी 48 72 में। बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है, ये कॉमन नहीं, ये नहीं, ये नहीं, या फिर ये सब कॉमन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, तीनों संख्याओं में 1 2 3 6 उभयनिष्ठ अपवर्तक हैं। ठीक है, उभयनिष्ठ अपवर्तक कैसे, जैसे 1 तो ये हो गया, फिर 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, और 6 आपका ये हो गया। तो यहाँ पर ये तीनों में हो गए 6, 4 2 में ही है, 6 यहाँ भी है ना, ये 6, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अब देखिए एक और अगला एग्जाम्पल दिया गया है, 12 10 15 20 के समापवर्तक बताइए। तो इसको हम ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, आपको तभी समझ में आएगा। यहाँ जो लिखा हुआ है वो शायद नहीं आ रहा होगा। 12 को हम कैसे लिख सकते हैं बताइए, 12 को लिख सकते हैं 12 × 1, लिख सकते हैं कि नहीं। 12 को लिख सकते हैं हम 2 × 6, 12 को लिख सकते हैं हम 3 × 4, 12 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 6 × 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। 12 को लिख सकते हैं 12 × 1। अब यहाँ पे देखिए एक तो आपका इसको थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं, 1 × 12 कर देते हैं, और ये सही है। तो यहाँ पे देखिए 12 में 1 का भी भाग गया, 12 में 2 का भी भाग गया, 12 में 3 का भी गया, और 12 में 4 का भी गया, 12 में 6 का भी गया, और 12 में 12 का भी गया। तो यही सब यहाँ पे लिख दिया आपने, 1 2 3 4 6 12, ये इसके गुणनखंड है। 10 के क्या है, तो 10 में 1 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, 5 का भी जाएगा, 10 का भी जाएगा, इसके गुणनखंड है। 15 में 1 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 5 का भी जाएगा, 15 का भी जाएगा, इसके गुणनखंड है। अब देखिए इन चारों में कौन कौन सा कॉमन है, तो एक ऐसा है जिसका भाग किसी में भी 2 तो चला जाएगा, 1 का भाग 12 में भी चला जाएगा, 10 में भी, 15 में, 20 में भी। फिर आप देखो 2, तो 2 का भाग 12 में चला जाएगा, 10 में चला जाएगा, लेकिन 2 का भाग 15 में नहीं जाएगा, तो इसलिए 2 यहाँ पर सब में कॉमन नहीं है, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे देखा जाए अगर 3, तो 3 का भाग 12 में तो चला जाएगा, लेकिन ना तो 10 में जाएगा। 3 का भाग जो है 12 में चला जाएगा, 15 में चला जाएगा, लेकिन 10 और 20 में नहीं जाएगा, तो यहाँ पर 3 भी सब में कॉमन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर केवल सब में कॉमन हो गया 1। अब 64 36 24 के उभयनिष्ठ अपवर्तक लिखिए। तो उभयनिष्ठ अपवर्तक कैसे लिखेंगे, हम इनके फैक्टर निकाल लेंगे। 64 के हम फैक्टर निकालेंगे, तो 64 के फैक्टर क्या है, 64 में 1 का भाग जाएगा। देखिए फैक्टर निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, एक बार हम निकाल के आपको दिखा देते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे लिख दिया 64 का एग्जाम्पल है ना इस समय, उसी को लिख देते हैं 64। देखिए 64 में 1 का भाग जाएगा, 64 ही रह जाएगा। फिर 2 का भाग जाएगा तो 32 रह जाएगा। ठीक है, फिर अगर 2 का भाग देंगे तो ये 16 रह जाएगा। फिर अगर 2 का भाग देंगे तो ये 8 रह जाएगा। फिर अगर 2 का भाग देंगे 4 रह जाएगा। फिर अगर 2 का भाग देंगे 2 रह जाएगा, तब 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 1 इसका फैक्टर हो जाएगा, 2 भी इसका फैक्टर हो जाएगा, फिर 4 भी इसका फैक्टर हो जाएगा, 8 भी इसका फैक्टर हो जाएगा, 16 भी इसका फैक्टर हो जाएगा,
और 32 भी इसका फैक्टर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि 1 का भी भाग गया था 64 में, 2 का भी गया था, और फिर यहाँ पे 2 और 2 यानी 4 का भी गया था, फिर 2 2 2 8 का भी गया था, और 2 2 2 जैसे इसको आप देख लीजिए, ये है ये आपका 1 2 4 8 16 32 64, यही तो है। तो यही यहाँ पे लिखा है 1 2 4 8 16 32 64, यही आपके क्या है, यही आपके यहाँ पर फैक्टर निकल आते हैं ये। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब इसी चीज़ को ये यहाँ पर लिखा गया है। आप अगर कंफ्यूज हैं तो उसको समझ लीजिएगा। जैसे हम 24 का भी आपको करके दिखा देते हैं, 24 का। मान लीजिए हमने 24 का यहाँ पे लिख दिया है, 24 का ज़रा लिखिए। तो 24 का हमने लिखा, 24 में 1 से भाग देंगे तो 24 ही रहेगा, फिर 24 में 2 से भाग देंगे तो 12 आ जाएगा, फिर 24 में 2 से भाग देंगे 6 आ जाएगा, 24 में 2 से भाग देंगे 3 आ जाएगा, फिर 24 में 3 से भाग देंगे 1 आ जाएगा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं आप, देखिए 1 3 6 12 24 ये लिख सकते हैं। तो 1 2 3 6 8 12 24 यहाँ पर लिखा गया है। ऐसा क्यों लिखा गया, ऐसा इसलिए लिखा गया है कि 24 में 1 का भी भाग चला जाएगा, 2 का भी, 3 का भी, 4 का भी, 6 का भी, 8 का भी, 12 का भी, 24 का भी। यहाँ पे आप देख ही रहे हैं 24 का, 12 का, 6 का, 3 का, ये आपने देख लिया। अब 2 का भाग तो जा ही रहा है 24 में, ठीक है, 3 का भी भाग 24 में जा रहा है, तो इसके क्या हो जाते हैं। अब उभयनिष्ठ की ये बात कर रहा है, तो देखिए ज़रा उभयनिष्ठ क्या होता है। कॉमन, तो 1 तीनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ हो गया। 2 तीनों में कॉमन है, ये भी उभयनिष्ठ हो गया। अब इसके अलावा कोई और है जो तीनों में कॉमन है, तो यहाँ पे देखिए 4 यहाँ पे है और ये 4 यहाँ पे है, तो ये 4 भी कॉमन हो गया। 1 2 और 4 उभयनिष्ठ अपवर्तक समापवर्त हो गए, इसके फैक्टर हो गए। कॉमन फैक्टर आपको निकालना आ गया होगा, उम्मीद है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बता दिया करिए, कोई भी कमेंट करता नहीं है, तो यहाँ पे हमको ऐसा लगता है कि सभी को समझ में आ रहा है। अब देखिए कॉमन मल्टीपल समापवर्त, ये यहाँ पे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, कॉमन मल्टीपल समापवर्त। इसको ज़रा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है संख्या है 3, फिर संख्या है 6, फिर है 9। इसका कॉमन मल्टीपल क्या होगा, तो 3 का हम मल्टीपल लिखें तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 चौक 15, 3 छक 18। 6 का लिखें तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18। फिर 9 का लिखें 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27। तो इसमें इन तीनों में 18 उभयनिष्ठ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी 18 आया, यहाँ पे भी 18 आया, यहाँ पे भी 18 आया। समझ में आ गया। चलिए 4 8 12 की संख्याओं में उभयनिष्ठ अपवर्त बताइए। तो 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंद्रह 20, 4 छक 24, ये हमने लिख दिया। फिर 8, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40 लिख दिया। फिर 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीस 36, 12 चौक 48, 12 पंच 60 लिख दिया। तो इसमें उभयनिष्ठ देखिए 4 इसमें है, क्या इनमें से किसी में 4 है, यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे 4 नहीं, कहीं 4 नहीं, ना 12 में कहीं 4 आया, तो 4 तो उभयनिष्ठ नहीं होगा। फिर देखिए 8, तो 8 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, लेकिन 8 इसमें नहीं है, तो इसलिए 8 भी नहीं होगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए 12, तो 12 यहाँ पे है, लेकिन इन दोनों में, इसमें 12 है लेकिन इसमें 12 नहीं है, तो इसलिए 12 भी नहीं होगा। फिर देखिए इसके बाद 16, तो 16 यहाँ पर तो है, यहाँ पर भी है, लेकिन 16 इसमें नहीं है। फिर देखिए 20, तो 20 यहाँ पर तो है, लेकिन 20 ना तो यहाँ है और ना यहाँ है। फिर देखिए 24, तो 24 यहाँ पर भी है, फिर 24 यहाँ पर भी है, और 24 यहाँ पर भी है। तो 24 क्या हो गया आपका, उभयनिष्ठ अपवर्त हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। मल्टीपल उभयनिष्ठ कॉमन मल्टीपल कैसे निकालते हैं। तो कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है, जैसे हम एक एग्जाम्पल और लिख देते हैं। 2 का मल्टीपल आप करिए, तो 2 का मल्टीपल यानी 2 का पहाड़ा। तो 2 का पहाड़ा 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, अरे 2 चौक 8, 2 पंज 10। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख दिया आपने 4 का मल्टीपल करिए, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, यहाँ तक लिख दिया। अब देखिए इसमें कौन कौन सा कॉमन है। तो एक तो यहाँ पे देखिए ये आपका 4 इसमें है और 4 इसमें भी है, कॉमन है कि नहीं है, 4 कॉमन हो गया। फिर आप देखिए यहाँ पे 8, तो 8 इसमें भी है और 8 इसमें भी है। यहाँ पर कॉमन मल्टीपल क्या हो गया, कॉमन मल्टीपल हो गया 4 और 8, यही आपका कॉमन मल्टीपल हो गया। समझ में आ गया कि नहीं, आ गया होगा। चलिए अब ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया, इसकी समरी हम देख लेते हैं। हालांकि मैथ्स है तो मैथ्स में समरी का उतना महत्व नहीं होता है। दशमलव संख्या एक दृश्य बिंदु होती है
दशमलव बिंदु गणितीय संख्याओं को लिखने का एक प्रतीक है। ठीक है, यहाँ पे दशमलव बिंदु संख्या के पूर्णांक भाग एवं अपूर्णांक भाग के बीच में लगाया जाता है। जैसे कि हमने लिखा 4.15, तो दशमलव कहाँ लगाया गया, 4 पूर्णांक है और 15 अपूर्णांक है, तो दशमलव पूर्णांक और अपूर्णांक के बीच में लगाया जाता है, ये आपने समझ लिया। दशमलव का 10वां, 100वां, 1000वां आदि भाग को लिखने के लिए हम ऐसे यूज करते हैं। 10वां 1/10 को हम 0.1 लिख देंगे, 100वां 1/100 को 0.01 लिख देंगे, 1000वां 1/1000 को 0.001 लिख देंगे। वह साधारण भिन्न जिसका हर 10 या 10 की कोई घात हो दशमलव भिन्न कहलाता है। दशमलव भिन्नों के हर सदा 10 के घातांक होते हैं। जैसे 1/10 दशमलव भिन्न हो गया, 1/100, 5/300, ये सब क्या है, दशमलव भिन्न है। ठीक है, समझ लीजिए आप। कोई संख्या जिन जिन संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर देती है वह उसका अपवर्तक कहलाती है, वह उसका फैक्टर कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, फैक्टर कहलाती है। किसी पूर्णांक को किसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त परिणाम उसका अपवर्त होता है। चलिए, तो इसको अपवर्त और अपवर्त को फैक्टर और उसके रूप में आप याद रखिएगा। अब इसकी एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन देख लेते हैं, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और ये किस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलेंगे। लिखा है 645.709 संख्या में 7 का स्थानीय मान कितना है, 7 का। तो यहाँ पे देखिएगा पॉइंट के बाद लिखा है 709। ठीक है, तो पॉइंट के बाद जब भी हम स्थानीय मान निकालते हैं किसी संख्या का, तो उसका स्थानीय मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा पॉइंट से कितना दूर लिखा है। तो पॉइंट के जस्ट बगल में लिखा है, यानी कि ये आपका इकाई, ये आपका दहाई होता है। फिर यहाँ पे लिखा है ये आपका सैकड़ा होता है, ये 1000 होता है। तो 7 का स्थानीय मान निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, 7/10, ये इसको ऐसे समझ लीजिए। फिर यहाँ पे स्थानीय मान निकालते हैं तो हम देखते हैं कौन से भाग में लिखा है, तो 1/10 हो जाएगा। ठीक है, चाहे आप डायरेक्टली लिख दीजिए, कन्फ्यूज होने से अच्छा 1/10। जैसे कि अगर 9 का देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 9/1000 हो जाएगा। ठीक है, 9/1000 ये आपका स्थानीय मान हो जाएगा अगर 9 का देखा जाए तो। और यहाँ पर अगर 7 का देखा जाए तो 1/10 हो जाएगा। 5.321 × 1.2 को हल कीजिए, ये गुणा है, आप आराम से कर लेंगे। 1/2 का दशमलव रूप क्या है, तो 2 से 1 को अगर आप काटेंगे तो ये आ जाएगा 0.5। चौथा देखिएगा, किसी पूर्णांक को किसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त परिणाम क्या कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये अपवर्त कहलाता है। क्या कहलाता है, अपवर्त। 15 के गुणज हैं, 15 के गुणज क्या क्या हो सकते हैं, तो 3 × 5, क्योंकि 5 या 15। फिर आपका है किसी संख्या का गुणनफल यदि स्वयं संख्या है तो वह संख्या क्या होती है। तो यहाँ पर क्या होती है संख्या, बताइए, ये आपको अभी हमने बताया था। यहाँ पे हो जाएगा अपवर्तक होती है। किसी संख्या का गुणनफल यदि स्वयं संख्या है तो वह संख्या क्या होती है, अपवर्तक होती है। अब यहाँ पे एक दो चीज़ों को मैं थोड़ा सा आपके सामने फिर से डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे अपवर्तक का मतलब क्या होता है, अपवर्तक का मतलब होता है फैक्टर। इंग्लिश में थोड़ा याद रखिए। किसी संख्या का गुणनफल यदि स्वयं संख्या है तो उसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। ठीक है, ये होता है अपवर्तक का मतलब। फिर अपवर्त का क्या मतलब होता है, तो अपवर्त का मतलब होता है मल्टीपल। जैसे ये अपवर्त है तो ये क्या होता है, मल्टीपल, गुणा। अपवर्त का मतलब होता है गुणा। ठीक है, तो इन्हीं दो चीज़ों को आप याद रखिएगा। अपवर्त का मतलब है मल्टीपल। जैसे किसी पूर्णांक को किसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त परिणाम उसका क्या होता है, अपवर्त होता है, यानी मल्टीपल होता है। और ये क्या होता है, आपका फैक्टर होता है। तो अपवर्तक को इंग्लिश में फैक्टर याद रखेंगे और अपवर्त को इंग्लिश में मल्टीपल याद रखेंगे, तभी ये क्वेश्चन हो पाएंगे। 5.76 में 5 का स्थानीय मान क्या है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7 में स्थानीय मान ये नॉर्मल संख्या की तरह आपको पूछा गया है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में 5 का स्थानीय मान क्या दिया गया है। यहाँ पे ये आपका 5 ही होगा, क्योंकि 5 पॉइंट के पहले लिखा हुआ है और 5 पॉइंट के पहले लिखा हुआ है। तो इसको हम 5 को स्थानीय मान में क्या करेंगे, 5 × 1 = 5 ही आएगा। ये नॉर्मल नंबर हो गया ना। अगर यहीं पे होता 0.5 होता, पॉइंट के बाद होता, तो इसको हम क्या कर देते, पॉइंट के बाद होता तो 1/10 कर देते। ठीक है, 2 पॉइंट के बाद होता तो इसको 1/100 कर देते। अगर ये 3 पॉइंट के बाद होता है इसको 1/1000 कर देते, ऐसे कर देते। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है। लेकिन ये क्या है, पॉइंट के पहले है, तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा,
आपने कहा 5 इंटू 1 इक्वल टू 5 होगा। 3, 6 और 9 का समापवर्त क्या होगा? ठीक है, तो समापवर्त को अभी हम क्या समझाए थे आपको? अपवर्त हम आपको समझाए और अपवर्त के अलावा हम आपको समझाए थे अपवर्तक। ठीक है, अब समापवर्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। तो बताइए यहाँ पे 3, 6, 9 का समापवर्त क्या होगा? तो 3 का ज़रा मल्टीपल निकालिए, तो 3 का तो हो जाएगा 1 इंटू 3। फिर आप निकालिए 6, तो 6 का हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3। फिर आप निकालिए 9, तो 9 का हो जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। किसी संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है, तो यहाँ पे क्या है? देखिए 5 पॉइंट के 2 पॉइंट के बाद दूसरे नंबर पे, पॉइंट के बाद पहले नंबर पे, पॉइंट के बाद दूसरे नंबर पे, पॉइंट के बाद दूसरे नंबर पे। तो पॉइंट के बाद जितनी पहले होता है उतना ही उसका मान ज़्यादा होता है, तो ये हो गया सी आपका। ठीक है, दशमलव संख्या इतने को जोड़ दीजिए, तो बताइए अब जोड़ना तो आप सीख गए, इसको जोड़ देंगे आप। 2.4 में 0.5 का गुणा कर दीजिए, ये भी आप कर देंगे। 9 का अपवर्त क्या है? तो 9 का अपवर्त आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बताइए? 9 का अपवर्त, और अपवर्त को अभी इंग्लिश में हमने क्या बताया? आपको इंग्लिश में ज़रूर याद रखना है अपवर्तक और अपवर्त। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, अपवर्त का मतलब होता है मल्टीपल। ठीक है, तो अब देखिए आप 9 का मल्टीपल क्या है? तो देखिए 9 का मल्टीपल आपका होगा 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौकू 36। ये है ना, 9 1 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौकू 36, ये आपका सही हो जाएगा। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न में 8 के प्रथम 5 अपवर्त गुणज लिखिए। तो 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, ये हो जाएंगे इसके। फिर इसको जोड़ दीजिए तो आप जोड़ देंगे, इसका समापवर्तक ज्ञात कीजिए, तो इसका आपको फैक्टर ज्ञात कर देना है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप करिएगा, ये आपके होमवर्क में है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिए कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, मैं आपको दोबारा से उसको सॉल्व करा दूँगा। ठीक है, आपसे बस इतनी ही उम्मीद है कि आप मैथ्स को थोड़ा सीरियसली पढ़ते रहिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम क्लास में आए तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, उसका समाधान समझने का तरीका अगर लग रहा है कि हमें ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, कुछ और करना चाहिए, कोई और तरीका निकालना चाहिए, तो वो भी निकाल लिया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अभी थोड़ी देर बाद आपकी सोशल साइंस की क्लास होगी। थैंक यू।